हेलो फ्रेंड्स, सो लास्ट लेक्चर में ग्रेविटेशन का कुछ पार्ट कर लिया था। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड बात हुई थी। उससे रिलेटेड थोड़ी सी एक बार देख लेते हैं फार्मूलाज को, क्योंकि उन फार्मूलाज की ज़रूरत आज भी थोड़ी सी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अभी तक जितना भी पढ़ा था उसमें कहीं धरती माता का नाम नहीं आया था और उनसे रिलेटेड हमने कहीं भी कोई बात नहीं की थी। ठीक है, देखो ज़रा, ऐसे कहा था आपसे कि एक कोई पॉइंट चार्ज है आपका, सॉरी पॉइंट मास है आपका, उस मास की वजह से आपको r डिस्टेंस पर फील्ड चाहिए। तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू थी दैट कम्स आउट टू बी Gm/r²। ठीक है, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद में आगे थोड़े से और शेप्स लिए थे हमने। कैसे कैसे? कुछ शेप्स लिए थे, जैसे ये शेप है आपका जिसको अपन कहेंगे हॉलो स्फेयर। इस हॉलो स्फेयर के लिए हमने 3 पॉइंट्स पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी। तो अंदर किसी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है, जो कि r डिस्टेंस पर है सेंटर से, तो यहाँ वैल्यू आई थी आपकी Ig की 0। ठीक है। अच्छा, सरफेस पर अगर कोई Ig की वैल्यू निकाली थी दैट कम्स आउट टू बी Gm/R²। मास इसका m है और रेडियस इसकी कैपिटल R है। अच्छा, अगर बाहर कोई पॉइंट है आपका, ठीक है, जो कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो यहाँ वैल्यू आपकी Gm/r²। ठीक है, Ig की, मतलब अंदर 0, बाहर Gm/r² और सबसे बाहर Gm/r²। इसका ग्राफ भी ड्रॉ किया था बेटा। ठीक है, इस ग्राफ से भरोसे कैसे किए थे, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 0, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 0, तत्पश्चात यहाँ पर जाके वैल्यू Gm/r²। ठीक है, और उसके बाद में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी, ये भी इजी था। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट, इसको ज़रा ढंग से सुन लीजिएगा। ठीक है, ये क्या बनाया था बेटा? नेक्स्ट पार्ट मैंने जो बनाया था वो लिया था बेटा आपके लिए जो आपका सॉलिड स्फेयर था। ठीक है, इस सॉलिड स्फेयर के केस में अपन ने क्या बात की थी बेटा? सॉलिड स्फेयर के केस में भी अपन ने 3 पॉइंट्स लिए थे। एक अंदर कोई पॉइंट लिया था, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वैल्यू निकाली थी Gm/r³ इंटू स्मॉल r। सरफेस पर वैल्यू निकाली थी Gm/r², और बाहर अगर कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है इस पॉइंट पर वैल्यू निकाली थी Gm/r²। ठीक है। अच्छा, इसके लिए अगर मैंने ग्राफ बनाया था इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का, तो इसका कर्व जो है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ हुआ था, इसलिए। ठीक है, ये बात अपनी हुई थी, ठीक है, कल रिलेटेड टू डिफरेंट शेप्स Gm बाय, ये वैल्यू निकली थी आपकी कैपिटल R², ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। ठीक है, ये वैल्यूज़ अपने निकाली थी। ठीक है, ये वैल्यू निकली थी अपनी एट सरफेस, यानी स्मॉल r इजिकल टू कैपिटल R पर, वो बाहर के लिए, और पीछे वाला स्ट्रेट लाइन अंदर कर्व के लिए। ठीक है, एज पर दीज वैल्यूज़ मैंने ये कर्व्स निकाल लिए। अच्छा, यहाँ मैंने कोई धरती, आसमान, जगह वगैरह किसी का नाम नहीं लिया था। अब मैं बात करने जा रहा हूँ थोड़ा सा अलग कंसेप्ट की। आ जाओ, मैंने आपको ग्रेविटेशन फोर्स का जो फार्मूला है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फार्मूला क्या बताया था? सो ग्रेविटेशन फोर्स का जो फार्मूला बताया था दैट इज़, एक मास ये m है, एक दूसरा मास जो है वो आपका m2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है। तो मैंने कहा था कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है दिस वन इज Gm1m2/r²। ठीक, इतनी बात अपनी एक बार कभी आज से 2000 साल पहले हुई थी। अब मैं बात कर रहा हूं कि आउट ऑफ दीज 2 ऑब्जेक्ट्स, मैंने एक ऑब्जेक्ट धरती ले ली, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मैंने अर्थ ले ली, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो मैंने इसके ऊपर कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या छोटा सा एक कोई m मास का ऑब्जेक्ट। ठीक, अच्छा, धरती माता का मास जो है वो मैंने me मान लिया है, और जो ऑब्जेक्ट है इसका मास मैंने स्मॉल m कंसिडर कर लिया है, वाइल द रेडियस ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी re। अच्छा, कुछ डाटा है जो थोड़ा सा ध्यान रखना है हमेशा। वो डाटा क्या है? वो डाटा ये है कि जो मास ऑफ अर्थ है इट 6 × 10⁻24 kg, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में। रेडियस ऑफ अर्थ जो है इट इज़ 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये डाटा आपके दिमाग में रचा बसा होना चाहिए, इसमें कहीं परेशानी नहीं आएगी। अच्छा जी, अब इस ऑब्जेक्ट को अर्थ भी अपनी तरफ खींच रही होगी, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ भी अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ठीक है, यहाँ ये फोर्स कहलाता था ग्रेविटेशन फोर्स, बट यहाँ ये कहलाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
जब दोनों ऑब्जेक्ट में से, जैसे m1 और m2 दो ऑब्जेक्ट से, इन m1 m2 में से एक अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, देन जो अर्थ फोर्स लगाती है वो कहलाता है आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आसान भाषा में ऐसे कह सकते हो आप कि ग्रेविटेशन फोर्स बाय अर्थ इज बेसिकली क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको नाम दिया जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ग्रेविटेशन फोर्स फॉर एनी टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अगर आप बात करते हो तो जो वैल्यू निकलती है ग्रेविटेशन फोर्स की, दैट इज Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। वाइल इन द केस ऑफ अर्थ ये वैल्यू जो है ये कहलाती है आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, ये बात आपने सुन ली, बहुत अच्छी लगी। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में अगर मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करता हूँ, सो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेट। इसको हिंदी में वेट भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। अच्छा, सो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इसकी जब वैल्यू निकालते हैं तो एक तो g हो गया, एक मास ऑफ अर्थ हो गया, एक मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, अपॉन डिस्टेंस कितना है re स्क्वायर। ठीक है भैया। अच्छा, इसी को आपने क्या नाम दे दिया है, दूसरा नाम दे दिया आपने वेट के बराबर। और क्या बोले थे आप इसको बोले थे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अच्छी बात। अब जो W है आपका वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया GME अपॉन RE स्क्वायर इंटू स्मॉल m के बराबर। ठीक है। अच्छा, इसको आपने किसके बराबर कह दिया है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक। अच्छा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब अर्थ का पुल, कितने पुल फोर्स से अर्थ जो है वो अपनी तरफ खींच मार रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ये भी ध्यान रखना, सरफेस पर ना खिंचा होता, सेंटर पर खिंचती है। अच्छा, जी की वैल्यू रख जरा 6.67 इंटू 10 की पावर -11, मास ऑफ अर्थ रख जरा 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू रख 6.4 इंटू 10 की पावर 6 इसका स्क्वायर इंटू ए की वेरिएबल है दैट इज m इज इक्वल टू एफ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। अच्छा, इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे सो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू आई दैट कम्स आउट टू बी स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू निकली 9.81। इस वैल्यू को जब तुमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू तुम्हारे पास निकली 9.81, यूनिट भी लिख देता हूँ इसकी, ये वैल्यू निकली 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद में मुझसे पूछा गया कि अब क्या करना चाहिए, तो भाई देख, फोर्स की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। फोर्स जो होता है वो होता है तेरा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। ये एक्सेलरेशन कौन सा है, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो ये मास, ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन किस फोर्स का होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू किस फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। अच्छा, सो इस एफ ग्रेविटी को मैंने रखा m इंटू 9.81, ठीक है, और ये आ गया मेरा मास इंटू, इसको मैंने डिनोट किया छोटे वाले g से। यहां से मुझे पता चला कि जो छोटा वाला g है इसकी वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये है क्या, एक्सेलरेशन है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अर्थ के सेंटर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को लगता है। ठीक, अगर अर्थ अपने तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी, टुवर्ड्स इट्स सेंटर अगर अर्थ अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी तो वो किस एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसका एक्सेलरेशन ये होगा छोटा वाला g। अब इस छोटे वाले g का अगर फॉर्मूला देखोगे तो ये इसी टर्म की जगह पर तो आया है, तो स्मॉल g यानी आसान भाषा में आपने इसको नाम दिया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था ये आपने किसके इक्वल रखा था, GME अपॉन RE स्क्वायर के बराबर, GME अपॉन RE स्क्वायर के बराबर। और तब मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करी थी इन सबको रख के, और वो आई थी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस केस क्या है, ये कुछ नहीं है भैया, एक्सेलरेशन है। ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो है g। ठीक है। अच्छा, अब ये कहां पर है वैल्यू, ये धरती माता, ये इसकी सरफेस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट,
इसी का तो डिस्टेंस सेंटर से अगर लोगे तो आर ई यानी 6.4 इंटू 10⁶ मीटर के इक्वल आएगा। तो इस पॉइंट पर जितने एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ खिंच रहा है, दैट एक्सेलरेशन इज बेसिकली स्मॉल जी। इसी वैल्यू को बोला गया क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, मैं दूसरी भाषा में समझाता हूं इसी बात को, एक और तरीके से सुनो। आपको ये बात पता है कि ये आपका एक सॉलिड स्फीयर है, समझ लीजिए ये आपका एक सॉलिड स्फीयर है, और इस सॉलिड स्फीयर का जो नाम है वो मैंने रख दिया अर्थ। इस सॉलिड स्फीयर का जो नाम है वो मैंने रख दिया अर्थ, ठीक है? अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। इस सॉलिड स्फीयर की जो रेडियस है वो फिक्स है, आर ई के बराबर 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है? और इस सॉलिड स्फीयर का जो मास है, ठीक है, इस सॉलिड स्फीयर का जो मास है वो कितना हो जाएगा? तो सॉलिड स्फीयर का जो मास है दैट कम्स आउट टू बी 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये इसका मास है और ये इसकी रेडियस है। ये दो बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। अब इस सॉलिड स्फीयर की वजह से, ठीक है, अगर मुझे ये देखना है कि सरफेस पर, मुझे सरफेस पर ये देखनी है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ऑन सरफेस पर सॉलिड स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटी होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और इस सॉलिड स्फीयर का नाम क्या है? अर्थ, ठीक है? ये कहलाती है IG की वैल्यू, इस केस में G के बराबर, ठीक है? यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू अर्थ इज बेसिकली टर्म्ड एज छोटा वाला g, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑन सरफेस इज नथिंग बट जस्ट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी को नाम दिया गया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ठीक है? बट इट इज ओनली वैलिड फॉर अर्थ इन दिस केस। अगर अर्थ के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट है तब ये छोटा वाला g नहीं कहलाएगी। और इस छोटे वाले g की वैल्यू, जैसा IG का फॉर्मूला सरफेस पर क्या होता है? gm/r², तो यहाँ RE है और ME है। g की वैल्यू आप रखिए, ME की वैल्यू रखिए, RE² रखिए, 9.81, ये छोटे वाले g की वैल्यू हो गई। यूनिट भी सेम, सब कुछ सेम, बस खाली याद रखना है थोड़ी सी देर के लिए। बोलो मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बताओ ये बात बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं हुई कि छोटा वाला g है क्या? इट इज नथिंग बट जस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ। इट इज नथिंग बट जस्ट द एक्सेलरेशन विद विच एनी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो अर्थ का सेंटर अपनी तरफ जिस फोर्स से खींच रहा है उस केस में जो उसके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज बेसिकली द छोटा वाला g, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? अच्छा, अब इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला सबको समझ में आ गया, gme/re²। अच्छा, अब आपसे ये कहा जाता है कि ये जो छोटा वाला g है, ठीक है, इस छोटे वाले g की वैल्यू सरफेस पर आपको पता चल गई है कि ये वैल्यू है gme/re² के बराबर। तुमने कहा ठीक, मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने भी बोल दिया सही है यार। अब एक बात बताओ यार कि क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के केस में अर्थ की सरफेस पर वैल्यू निकल गई gme/re²। अच्छा, अगर मैं इस सर्कल से ऊपर उठता चला जाऊं, जो स्फीयर है मेरा, इस स्फीयर से मैं ऊपर उठता चला जाऊं और अर्थ की सरफेस पर ये डिस्टेंस RE था यहाँ तक का, और मैंने h हाइट और ऊपर उठा दी, तो क्या g की वैल्यू सेम रहेगी? नहीं, g की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है? अच्छा, अगर मैं अंदर किसी पॉइंट पर बात करता हूं, मान लीजिए इस पॉइंट पर विच इज एट अ डेप्थ d फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इस पॉइंट पर क्या वैल्यू होगी वो भी सुन ले यार। यहाँ वैल्यू भी चेंज करेगी, यहाँ भी g की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है? यहाँ g की वैल्यू कितनी है? gme/re²। बट जैसे जैसे हाइट पर ले जाऊंगा वैसे वैसे g की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, जैसे जैसे डेप्थ पर ले जाऊंगा वैसे वैसे g की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। अच्छा, ये जो गोल तुमने धरती माता मान रखी हैं, इनकी जगह अगर मैं धरती माता की शेप को कुछ ऐसा कर दूं तो, ठीक है, जिसमें
ये जो पोल्स हैं और जो ये इक्वेटर है, इन पर जो रेडियस है वो अलग अलग कर दूं तो यहाँ जो पोल्स बने हुए हैं इसकी रेडियस rp और यहाँ जो इक्वेटर है इसकी रेडियस मैंने re ले ली। ये डिस्टेंसेस आपको अगर थोड़ा बहुत सोशल साइंस का नॉलेज होगा तो बचपन से बुढ़ापे तक आपने एक चीज़ सीखी होगी कि जो इक्वेटर है और जो पोल्स हैं इन दोनों के बीच में जो अर्थ की रेडियस है वहाँ पर 35 टू 60 किलोमीटर 21 टू 35 किलोमीटर का डिफरेंस है। 21 टू 35 किलोमीटर तक का डिफरेंस है यहाँ से और यहाँ तक की रेडियस के बीच में। कहीं 21 है कहीं 35 है, दैट्स वाई 21 टू 35 लिखा। अब ये पूरा गोला तो है नहीं है, तो मतलब यहाँ वैल्यू g की अलग होगी और यहाँ वैल्यू g की अलग होगी। ठीक है, दैट मीन्स कि शेप ऑफ अर्थ, ठीक है, और हाइट, डेप्थ और धरती माता घूम भी रही हैं, उनके रोटेशन की वजह से भी कुछ ना कुछ लोचे होंगे। दैट्स वाई g की वैल्यू जो है वो वेरी करती है एज पर कंडीशंस। g की वैल्यू जो है वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग वेरी करती चली जाती है। ठीक है, मैं उन्हीं वेरिएशंस की अब बात करने जा रहा हूं कि g की वैल्यू किस किस तरह से कहां कहां कितनी कितनी वेरी करती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा एक बार आराम से। वेरिएशन की बात करता हूं g के अंदर कि g के अंदर किस किस तरह के वेरिएशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले वेरिएशन इन g की बात करता हूं, तब सबसे पहला खेल जो कर रहे हैं इसमें, ठीक है, दैट इज बेसिकली द रिलेटेड टू वेरिएशन इन g विद हाइट। हाइट के साथ में वेरिएशन किस तरह से होगा हाइट पर, हाइट में जैसे अगर हम लोग चेंजेस करेंगे तो g की वैल्यू कैसे चेंज होगी ये बात करने जा रहे हैं। देखो ज़रा, आपको ये बात पता है कि जो अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस पर g की वैल्यू जो है वो आपने निकाल ली है GME अपॉन RE²। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे जैसे मैं h हाइट ऊपर जाऊंगा, यहां अगर मैं g की वैल्यू निकालना चाहता हूं h हाइट ऊपर, तो g की वैल्यू क्या होगी उससे रिलेटेड मैं डिस्कशन कर रहा हूं। ध्यान रखना क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, अगर गौर से देखो ना तो शायद नीट के अंदर क्वेश्चंस कम मिलें, बट एक एग्ज़ाम है दैट इज़ बीइंग मर्ज्ड विद नीट दीज टाइम्स, वो है एम्स, और उसके अंदर जो फिज़िक्स का क्वेश्चन आता था, मतलब यस यकीन मानो फिज़िक्स का जो एम्स का पोर्शन था ना वो बिल्कुल इक्विवेलेंट था जेईई मेंस के। मतलब क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चंस आते थे उसमें, ठीक है ना, जो मज़ा ला देते थे कि हाँ भाई, ठीक है। और उनमें से कुछ की अगर बात करूँ तो तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको नीट ही पेपर टफ लगता है, तो अगर उनको एम्स का पेपर देते उस टाइम पर, वो तो फिर पेपर में बस खाली तालियां बजा के और वापस आ जाते कि भाई फिजिक्स तो हमारे बाप के बस की भी नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा वाला कंडीशन ना बने। दैट्स वाई मैं कोशिश करता हूँ कि लगभग सारा पार्ट इंक्लूड कर लूँ। तो ग्रेविटेशन से एम्स तो भर के क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बता दूंगा, ठीक है, हर टॉपिक से। ठीक है, अभी तो टॉपिक्स हो जाएं एक बार, उसके बाद बता दूंगा, अभी तो टॉपिक्स क्या मतलब है बताने का, तो देखते जाना। ठीक है, क्वेश्चंस मैं एम्स के क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा, बट ठीक है हर चैप्टर में करा भी रहा हूँ, इसमें भी करा दूंगा। अब जी की वैल्यू जो है वो आपकी कैसे चेंज होती है वो देखो ज़रा। जब जी की वैल्यू के चेंजेस की बात कर रहा हूँ तो जी एट सरफेस ऑफ अर्थ कितना आया बेटा, सरफेस ऑफ अर्थ पर जो वैल्यू है दैट इज g इक्वल्स टू GME अपॉन RE²। अच्छा, g एट एनी हाइट h, किसी हाइट h पर अगर मैं g की वैल्यू की बात करता हूं, यहां मैंने g की वैल्यू g डैश कंसीडर की हुई है, एंड g डैश इक्वल्स टू GME, मास तो उतना ही रहेगा, धरती माता का मास थोड़ी बदल जाएगा, अपॉन कि डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, हमेशा याद रखना सेंटर से लेते हैं ना, वहां भी RE जो ली है वो सेंटर से ली है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल RE प्लस एच, सो RE प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो जी डैश की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो कितनी हो गई GME अपॉन RE प्लस एच का होल स्क्वायर। अच्छा, जी डैश और जी का रेशियो अगर मैं बात करता हूं, सो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू GME अपॉन RE प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय GME अपॉन RE²। एक सेकेंड, GME कट गए, बचा क्या RE² अपॉन RE प्लस एच का स्क्वायर। अगर मैं लिखता हूं तो G डैश अपॉन G इज इक्वल टू RE अपॉन RE प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर गौर से देखो तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आपके लिए बन के आ जाएगा G डैश अपॉन G के लिए। अच्छा, दिख गया एक्सप्रेशन? बिल्कुल दिखा सर। अब क्या करें, ऐसे देख यार कि अगर H की वैल्यू
ये एक्सप्रेशन तो फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। सो रिलेशन बिटवीन जी एंड जी डैश, ये हो गया रिलेशन बिटवीन जी एंड जी डैश फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू। अच्छा, अब एक बात बता, जब तुम अपने बात पढ़ते हो, जब तुम अपना पढ़ते हो, तो हम जैसे अपनी डेली लाइफ के अंदर बात कर रहे हो तो कितना फेंक लोगे ऑब्जेक्ट को, कितना ऊपर चले जाओगे, 100 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। अगर रेडियस ऑफ अर्थ के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये सारी वैल्यूज़ बहुत छोटी है। अगर तुम 100 किलोमीटर भी चले गए तो अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, और तुम गए हो 100 किलोमीटर, तो उसके रेस्पेक्ट में तो ये वैल्यू काफ़ी छोटी है। अब उस केस को डिस्कस करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। ऐसे कह रहा हूँ मैं कि इफ़ h जो है वो RE से छोटा है, अगर h जो है वो RE से छोटा है तो g डैश की वैल्यू क्या आएगी? सो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू RE अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला तुमने बनाया है। इस RE को नीचे ले आओ, ठीक है, इस RE को नीचे ले आओगे तो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 1 अपॉन RE प्लस, ठीक है, h अपॉन RE का होल स्क्वायर। यही बन गया बेटा, बहुत अच्छे। अब इसको मैंने अलग अलग किया तो RE अपॉन RE कितना हो गया बेटा 1, और h अपॉन RE को एज सच लिख दिया, ठीक है, समझ गए ना मेरे बच्चा। ऐसे लिखा हुआ था RE प्लस h अपॉन RE, RE अपॉन RE अलग लिखा मेरे भाई, और h अपॉन RE अलग लिखा भैया। 1 RE अपॉन RE तो 1 बन गया, प्लस h अपॉन RE, उसे उठा यहाँ चिपका दिया, ठीक है। अच्छा, तो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन RE का स्क्वायर। बेटा जब कोई नीचे होता है, 1 अपॉन में समथिंग होता है बेटा, तो उसकी पावर को क्या लिखते हैं बेटा? ऊपर ले जाने के लिए इसकी पावर को लिख देते हैं -2। याद है थोड़ा बहुत? 1 अपॉन इसको लिख देते हैं -2 में पावर। देख सर क्या लिखा मैंने लिखा g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 1 प्लस h अपॉन RE की पावर -2, ठीक है। अच्छा जी, बहुत अच्छे। अब तुमने क्या अप्रॉक्सीमेशन लिया था? हमने लिया था h जो है वो छोटा है RE से। जब h और RE से छोटा है तो h अपॉन RE का जो रेशियो है वो 1 से छोटा हो गया। h अपॉन RE का जो रेशियो है वो 1 से छोटा हो गया, बिल्कुल हो गया। बहुत बढ़िया सर। तो अब करवाना क्या चाहता है? मैं ये करवाना चाहता हूँ बेटा, एक फार्मूला पढ़ा था जिसका नाम था बाइनोमियल थ्योरम नाम से, याद आया? उस फार्मूले को ऐसे लिखते थे, फॉर 1 अगर x से बड़ा है, ठीक है, तब 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लिखते थे 1 प्लस nx के बराबर। याद आया? ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू लिखते थे हम 1 प्लस nx के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जो है वो बड़ा है और ये जो x जिसको हम मान रहे हैं ये x छोटा है, तो क्या लिख देंगे इसको? 1 प्लस nx, यानी g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये n आगे आ जाता है, x के आगे n आ जाएगा, तो 1 प्लस -2h अपॉन RE। पावर का लफड़ा नाटक खत्म हो रहा है भाई, खुशियाँ मनाओ। g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 1 -2h अपॉन RE। ये g डैश की वैल्यू हो गई फॉर स्मॉल वैल्यूज़, ठीक है। अगर तुमसे बोला जाता है कि भाई हम छोटी सी वैल्यू चढ़ रहे हैं तो g डैश की वैल्यू तुम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो मैं ज़्यादा स्क्वायर की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। बताओ मेरी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? और वही समझ में आया ना जो मैं समझा रहा था कि इधर उधर कहीं फिसल गए। दोबारा g डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? g 1 -2h अपॉन RE के इक्वल, ठीक है। और वैसे ये तो था रिलेशन है फॉर स्मॉल हाइट्स, ठीक है। और अगर जनरल केस में बात करते हैं सो g डैश इज इक्वल टू g RE अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर। ये जनरल वैल्यूज़ हैं फॉर एनी हाइट, ठीक है। ये फॉर एनी वैल्यू ऑफ h है, या फिर कह सकते हो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ h, फॉर एनी वैल्यू ऑफ h, ठीक है। h की किसी भी वैल्यू के लिए रिलेशन सदा सत्य आएगा। बताओ क्लियर ये बात? अच्छा, अब ये देखते रहना कि यहाँ पर जो रेट है 1 -2h अपॉन RE, इसी से अपन खेलते रहेंगे। ध्यान देना, तुम्हें फॉर्मूला हमेशा अगर कैलकुलेशन के लिए बोलता है तो यही लगाना है, ठीक है। अगर उसने लिख के दिया कि h छोटा है तब अपने जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उसके लिए ये यूज़ करना, वरना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए तुम्हें यही यूज़ करना है। कभी कंपैरिजन के लिए कोई क्वेश्चन आ जाए कि धरती माता की रेडियस इतनी और दूसरे वाले एक और कोई प्लेनेट है उसके लिए, तो भैया यही यूज़ करना,
ये सब यूज़ मत करने लग जाना, ये नहीं यूज़ होगा। ये सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ होगा जब बोलेगा कि धरती से बहुत कम हाइट पर बात कर रहे हैं, वरना सदा ये यूज़ करोगे, ये बात याद रख लेना, ठीक है। और वरना तो तुम बेसिक फार्मूला याद रखो, G=GME/RE², उसके बेसिस पर खेलेंगे अपन, ठीक है। रेशियो के क्वेश्चन तो वहीं से निकाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करता हूं। तो तुम्हें हाइट के साथ में पता चल गई कि जो वैल्यू चेंज हो रही है वो हो रही है इस रेट से चेंज, ठीक। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे बात करता हूं, ऐसे कहता हूं वेरिएशन इन जी विद डेप्थ, वेरिएशन इन जी विद डेप्थ, जी में वेरिएशन बता रहा हूं डेप्थ के साथ में। तो डेप्थ के साथ में कैसे खेलते हैं वो समझो आप जरा, ठीक है। विद डेप्थ अब मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो जरा, सो डेप्थ के साथ में कैसे वेरी करेगी बॉडी वो देखो ज़रा। ऐसे कह रहा है आपसे कि यहाँ पर आपका सरफेस पर जो g की वैल्यू है दैट इज़ GME/RE²। बट अगर मैं d डेप्थ नीचे जाऊँ, ठीक है, तो अर्थ सरफेस से, ठीक है, इस पॉइंट पर, इस हाइट पर g की वैल्यू कितनी होगी, इसको मैंने G" मान लिया, ठीक है। अच्छा, तो आपके हिसाब से जैसे g का फार्मूला जो होता है वो GME/RE²। अगर मैं सरफेस के लिए बात करता हूँ, पता ही है, अगर मैं अंदर किसी पॉइंट के लिए बात करता हूँ तो बहुत आसान सा खेल है बेटा। आसान सा खेल ये है कि ये रेडियस कितनी हो गई, अब ये रेडियस की वैल्यू हो गई मेरे बच्चा RE-D के बराबर। ये रेडियस कितनी हो गई, RE-D के बराबर। तो रेडियस कम हो गई, रेडियस कम हो गई तो जी की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए ना तुम्हारे हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। बताना क्यों नहीं होता है ना, अगर पॉसिबल हो तो मुझे बताना ज़रूर। ऐसे कह रहा है आपसे कि बेटा ये जो पूरा मास है, पूरी अर्थ का जो मास है वो m है और रेडियस r है। लेकिन जब मैंने ये छोटा टुकड़ा काट के ले लिया तो मास तो सिर्फ इतने का ही कंसिडर करोगे ना। जब मास कंसिडर करोगे तो इसका मास मैंने कितना कंसिडर कर लिया, m' कंसिडर कर लिया। इसका मास मैंने कितना कंसिडर कर लिया, m'। इस m' की वैल्यू निकालूंगा तभी तो G" आएगा, बिल्कुल। सो वैल्यू ऑफ G ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पर वैल्यू कितनी है G की, सो G = GME/RE²। वैल्यू ऑफ G, ठीक है, एट अ डेप्थ D फ्रॉम सरफेस। डेप्थ D सरफेस से कितना होगा, सो G" = G, मास की वैल्यू रख रहा हूँ m' रेडियस की वैल्यू हो गई RE-D का स्क्वायर। अब चाहिए क्या, चाहिए ये m' कैसे निकलेगा वो देखो ज़रा। ऐसे कह रहा है आपसे कि जो पूरी धरती है इसका मास कितना है, इसका मास है m, रेडियस है r। तो ये जो छोटी धरती होगी, इतना हिस्सा जिसकी रेडियस आपने कितनी कंसिडर करी हुई है, इसकी रेडियस आपने कंसिडर करी हुई है RE-D के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस पर मास की वैल्यू होगी, निकाल लेते हैं। तो 4/3 πr³, इतने वॉल्यूम का मास जो है वो कितना है m। 4/3 πRE-D का होल क्यूब, इसका मास कितना हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय 4/3 πr³ इंटू 4/3 π इंटू RE-D का क्यूब। 4/3 π से 4/3 कैंसिल, m इंटू RE-D का क्यूब अपॉन RE³। निकल गई ये वैल्यू, तो मास निकल गया इतने पार्ट का, यानी m' की वैल्यू मुझे एग्जैक्टली मिल गई है। इस m' की वैल्यू को मैं G के फार्मूले में रख देता हूँ। सो G" = GM' अपॉन RE-D का स्क्वायर। G तो G रहने दो, m' की वैल्यू रखो m इंटू RE-D का क्यूब अपॉन RE³ डिवाइडेड बाय RE-D का स्क्वायर। स्क्वायर से क्यूब कट गया, GME, ठीक है, GME, ठीक है, RE-D बचा अपॉन RE का क्यूब बचा, ठीक है, यही G' बचा आपका, सॉरी G" लिया इस वैल्यू को, तो ये आपका G" हो गया। अब मुझे G का और G" का रेशियो चाहिए था। ये तो वैल्यू हो गई 2 नंबर, और G की वैल्यू कितनी निकली थी, G की वैल्यू को मैंने कंसिडर कर लिया 1। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आपको दिख रहा होगा कि जब G" अपॉन G दैट कम्स आउट टू बी GME
अपॉन आर ई क्यूब आर ई माइनस डी डिवाइडेड बाय जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जी एम ई खत्म, आर ई स्क्वायर क्यूब से खत्म, वैल्यू क्या बची है खाली आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, मतलब जी डबल डैश अपॉन जी की जो वैल्यू आई दैट कम्स आउट टू बी आर ई माइनस डी अपॉन आर ई के बराबर। इट इज फॉर एनी वैल्यू ऑफ, किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ डी, किसी भी वैल्यू के लिए अगर मैं बात करता हूं डी की के लिए तो ये रिलेशन ट्रू है। एंड जी डबल डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर ई, 1 माइनस डी अपॉन आर ई की बात करते हैं, ये आपकी जी डबल डैश आ गया। सो जी डबल डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, दैट्स द वैल्यू फॉर एनी डेप्थ डी। ये किसी डेप्थ डी के लिए वैल्यू आपकी मिल जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये बात करूं कि जो आपका जी की वैल्यू है, ठीक है, वो आपकी डेप्थ पर भी पता चल गई है आपको और हाइट पर भी पता चल गई है, ठीक है। नोट जनरल डिस्कशन है एक, धरती की वजह से सरफेस पर जो वैल्यू है वो निकल गई है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। सरफेस के ऊपर जा रहे हो तो जी की वैल्यू जो है, जी डैश की वैल्यू जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर आ गई है, और नीचे जा रहे हो डी डेप्थ नीचे, एच हाइट ऊपर, सो जी डबल डैश आ गया है 1 माइनस डी अपॉन आर इंटू जी के बराबर। अब ये बताओ कि वैल्यू हाईएस्ट कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। ध्यान रखना मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पर है, ऊपर जाने पर भी घटती है, नीचे आने पर भी घटती है, ठीक है। ऊपर जाने पर भी घट रही है, देख ले ज़रा, g माइनस जी 2h अपॉन आर, मतलब g में से कुछ माइनस हो रहा है, नीचे भी देख ले g माइनस जी डी अपॉन आर, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया g का, बस देख ले दोनों केसेस में g की वैल्यू घट रही है। कितनी घट रही है वो तुझे दिख रहा होगा, g की जो वैल्यू घट रही है ऊपर जाने पर, एज वी मूव अप वैल्यू घट रही है g इंटू 2h अपॉन आर, और नीचे जाने पर कितनी घट रही है g इंटू डी अपॉन आर। बता सकता है किस में ज़्यादा घट रही है, ऊपर या नीचे। साफ दिख रहा है कि हाइट के साथ में g की वैल्यू जो है वो ज़्यादा घट रही है, ठीक है, और डेप्थ के साथ में g की वैल्यू कम घट रही है। मान ले ऐसा केस ले रहा हूँ मैं कि g की वैल्यू पर मैं बात करता हूँ, यहाँ सरफेस पर g की वैल्यू g है, 5 किलोमीटर नीचे गया और 5 किलोमीटर ऊपर गया। अब मैं पूछूं कि g की वैल्यू कहाँ ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कहाँ कम घटेगी, तो देख ज़रा, g डबल डैश कितना हो गया, g 1 माइनस 5 अपॉन आर, और यहाँ क्या हुआ g इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस 2h, मतलब 2 इंटू 5 10 अपॉन आर। मतलब कहाँ ज़्यादा घटी, कहाँ पर ज़्यादा वैल्यू घट रही है, ऊपर जाने पर। एक चीज़ और देख, यहाँ पर जो फैक्टर जिससे कम हो रही है, ऊपर जाने पर जिस फैक्टर से कम हो रही है वो फैक्टर है 2h बाय आर, और नीचे जाने पर जिस फैक्टर से कम हो रही है वो है d बाय आर। मतलब d की वैल्यू जो है वो 2h के इक्वल है, मतलब d की वैल्यू जो है वो 2h के इक्वल है। मतलब जितनी वैल्यू 10 किलोमीटर जाने में घटेगी उतनी ही वैल्यू 10 किलोमीटर डेप्थ में घटेगी, उतनी ऊपर जाने पर कितने में घटेगी, ऊपर जाने पर सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू डबल हो जाएगी, यानी 20 किलोमीटर जाने पर, सॉरी 5 किलोमीटर जाने में ही घट जाएगी। इतनी वैल्यू 5 किलोमीटर जाने पर ही घट जाएगी। जैसे मान ले अर्थ की सरफेस पर g की वैल्यू जो है वो g के बराबर है, और किसी हाइट पर जाके g डैश हो गई, तो ये g डैश होने में, ठीक है, सिर्फ 5 किलोमीटर लगेंगे हाइट में और 10 किलोमीटर लगेंगे डेप्थ में। 10 किलोमीटर नीचे जाओ, जितनी वैल्यू होगी उतनी ही 5 किलोमीटर ऊपर जाने पर मिलेगी। समझ गए आसान भाषा में कि जैसे g की वैल्यू नीचे 10 किलोमीटर जाने पर जितनी होगी उसके सिर्फ आधा ही डिस्टेंस ऊपर चले जाओ उतनी ही वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो g की वैल्यू धरती की सरफेस पर कितनी है, 10 है ना, यहाँ पर मान लो 9 हो रही है, मान लो एग्जाम्पल है, देखो डाटा से नहीं कर रहा हूँ, यहाँ 10 किलोमीटर में अगर 9 हो रही है ना, तो यहाँ सिर्फ 5 किलोमीटर में ही 9 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस रेट से धरती के नीचे वैल्यू बढ़ती है उसके आधी रेट से ही ऊपर घटने लग जाती है। मतलब अगर 10 किलोमीटर नीचे जाऊं और 10 किलोमीटर ऊपर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, और कम हो जाएगी, ठीक है। सो हाइट के साथ में वैल्यू जो है वो ज़्यादा तेज़ रेट से घटती है इंस्टेड ऑफ डेप्थ। डेप्थ के केस में वैल्यू जो है वो आसानी से घटती है, जबकि हाइट के केस में वैल्यू जो है वो ज़्यादा तेज़ी से घटती है। ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, रचा बसा लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, चलो। सो इससे रिलेटेड 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चंस देखिए पहले,
फिर आगे बात करेंगे। सो बेटा कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ रिलेटेड टू दिस वन, ठीक है। आसान क्वेश्चंस करेंगे बेटा, कोई ज़्यादा टफ नहीं। देख ज़रा, ऐसे कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट, एन ऑब्जेक्ट इज टेकन एट अ हाइट, ठीक है, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस के इक्वल हाइट पर एक ऑब्जेक्ट को ले जाया गया, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बताना है तुझे, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वहाँ कितनी हो जाएगी ये बात कर रहा है आपसे। तो देखो ज़रा बेटा, ये धरती और धरती के ऊपर आर के ऊपर आर रेडियस मतलब एच की वैल्यू आर रखनी है। यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। इस जगह पर जी की वैल्यू कितनी हो गई, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर, यही होती थी। तो जी डैश निकालने जा रहा हूँ, जी डैश कितना हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा आपका जी एम ई, ठीक है, अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो आर ई प्लस एच कितना हो गया बेटा, आर ई प्लस एच की जगह पर हो गया आर ई प्लस आर ई का होल स्क्वायर, यानी जी एम ई अपॉन 2 आर ई का होल स्क्वायर, यानी जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। यानी जी डैश की जो वैल्यू हो गई वो हो गई जी बाय 4 के बराबर, जी डैश की जो वैल्यू हो गई वो हो गई तुम्हारी जी बाय 4 के बराबर, यानी जो भी जी की वैल्यू सरफेस पर थी उससे 1/4 वैल्यू वहां पर मिलेगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन इसी पार्ट में एक और चीज पूछ रहा है, फाइंड परसेंटेज वेरिएशन, फाइंड परसेंटेज वेरिएशन इन जी, ठीक है, फाइंड परसेंटेज वेरिएशन इन जी, ये निकाल के दिखाओ, ठीक है। सो परसेंटेज वेरिएशन का मतलब क्या है, आपको ये दिख रहा है कि जी डैश की वैल्यू जो है वो जी बाय 4 के बराबर है, ठीक है। यानी जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज डिक्रीज हुई है वो निकालो, ठीक है। सो जी डैश माइनस जी अपॉन जी, दैट इज बेसिकली द परसेंटेज वेरिएशन इनटू 100, ये हो गया आपका परसेंटेज वेरिएशन इन जी, ठीक है। आसान भाषा में वेरिएशन का मतलब या चेंज का परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, जो न्यू वैल्यू आई है वो माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय जो भी ओरिजिनल वैल्यू थी इनटू 100, ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है। कभी भी अगर आप यूज़ करेंगे तो कभी भी परसेंटेज चेंज आपको निकालनी होगी तो आप इस फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, सो जी डैश माइनस जी अपॉन जी इंटू 100, जी बाय 4 माइनस जी अपॉन जी, ठीक है। इसको सॉल्व करो इंटू 100, इसको सॉल्व करो तो ये आ गया आपका 3g/4 अपॉन जी इंटू 100, काट दे पीट दे, 3/4, ठीक है, वो भी माइनस के आएंगे, सो माइनस 75%, मतलब 75% का डिक्रीज, या फिर कह सकते हो कि 75% वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाएगी जी की उस हाइट पर जाके, ठीक है। उस हाइट पर जाके 75% जी की वैल्यू में डिक्रीमेंट आएगा, ठीक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज टेकन, ठीक है, एट अ डेप्थ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट को रेडियस के इक्वल डेप्थ पर ले जाया गया, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट दैट प्लेस, व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी एट दैट प्लेस, ठीक है। पहली बात, इस सवाल को जब पूछा जाए तो अपना दिमाग एक्स्ट्रा मत चलाना, ठीक है, अपना दिमाग एक्स्ट्रा मत चलाना। तुम कैलकुलेट एक बार करके देख लो, उसके बाद लॉजिक बताता हूँ क्या बोल रहा था। ऐसे देखो जरा, जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी डबल डैश का फार्मूला क्या सिखाया था, जी डबल डैश का फार्मूला होता है जी, ठीक है, 1 माइनस डी बाय आर के बराबर, ठीक है। अच्छा, डी की वैल्यू कितनी हो गई, आर ई अपॉन आर ई, ठीक है। सो जी
1 माइनस 1 कितना आ गया 0, मतलब जी डबल डैश की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, मतलब जैसे ही आप अर्थ की रेडियस के बराबर जाओगे, यार वैसे भी तो ऑब्वियस सोच लो ना तुम, ये कह रहा था मैं कि ऐसे ऑब्वियस सोचो, यहाँ पर खड़े हो, यहाँ से रेडियस पे जाओगे, कहाँ पहुँच गए सेंटर पर, सेंटर पर जी की वैल्यू 0, अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू 0। अगर तुम्हें न्यूमेरिकली निकाल के देखना है तो देख लेना, वरना तो तुम्हें साफ दिख रहा है कि जी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, सो परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना हुआ, परसेंटेज वेरिएशन की बात करता हूँ, इज इक्वल टू 0 माइनस जी बाय जी इंटू 100, काट पीट दो, -100% का डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, -100% वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, इस डेप्थ पर जाके -100% वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ जी की वैल्यू 0 आने पर ये 0 मत लिखे आना, ठीक है ना, परसेंटेज वेरिएशन थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, वरना सब पंगा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। अच्छा, और क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट अ हाइट ऑफ 32 किलोमीटर, at a height of 32 kilometer, find variation in value of g, g की वैल्यू में कितना वेरिएशन आ जाएगा आपको ये बताना है। एट अ हाइट ऑफ 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर की हाइट पर g की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, कितना वेरिएशन आएगा, ये आपको बताना है। आसान सी बात, ऐसे सुन कि g का जो फार्मूला है वो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है g डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h/r। अब ज़रा गौर से देखना, ये 32 किलोमीटर कितना डिस्टेंस है, 32 किलोमीटर जो है वो बहुत छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में, दैट्स वाई ये फार्मूला ठोका है। ठीक, तो g डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2 इंटू 32 अपॉन, ये ले रहा हूँ, इसको भी किलोमीटर में ले रहा हूँ, 6400। ठीक है, 64 से 64 कट गया, g 1 माइनस 1 अपॉन 100, कितना परसेंटेज का चेंज आया बेटा, तो परसेंटेज चेंज आसान है, बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, g डैश की वैल्यू आ गई आपकी g 100 माइनस 1 अपॉन 100, यानी 99 g बाय 100, ये g डैश की वैल्यू आ गई। बताओ कोई दिक्कत किसी को, g डैश की वैल्यू आ गई 99, ठीक है, g अपॉन 100 यानी 0.99 g, ये g डैश की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, कम है ज़्यादा है, g से कम है या ज़्यादा है, कम है। ठीक है, ध्यान रखना कम है ये g से। अच्छा, कितने परसेंटेज का वेरिएशन आया है, तो कितने परसेंट का वेरिएशन आया है उसके लिए तो मैंने आपको सिखाया ना, क्या कि g डैश माइनस जी अपॉन जी इंटू 100, यहाँ से परसेंटेज वेरिएशन पता चल जाएगा, यहाँ से परसेंटेज वेरिएशन पता चल जाएगा। देखो ज़रा, तो 0.99 जी माइनस जी अपॉन जी इंटू 100 करोगे तो 0.01, ठीक है, 0.01, ठीक है, जी अपॉन जी इंटू 100, जी से जी खत्म करा, ठीक है, कितना परसेंट आ गया, 1% का डिक्रीज, 1% का कमी आ जाएगी जी की वैल्यू में, 1% की कमी आ जाएगी 32 किलोमीटर ऊपर आसमान में जाके जी की वैल्यू में। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब 32 किलोमीटर अगर ज़मीन में घुस जाए तो कितना वेरिएशन आएगा वो समझो ज़रा। सो फाइंड वेरिएशन इन जी एट अ डेप्थ ऑफ 32 किलोमीटर। ठीक है, जी की वैल्यू में वेरिएशन बताना है, ज़मीन खोद के 32 किलोमीटर घुस जाएंगे तब। ठीक है, अच्छा, ज़मीन खोदने से रिलेटेड कभी कोई कंसेप्ट याद है? अगर एक्चुअल कभी कंडीशंस देखनी हो तो एक यूट्यूब पर मूवी है दैट इज़ कॉल्ड द कोर। ठीक है, इस मूवी को देख सकते हो, इसमें अर्थ के अंदर की जर्नी दिखाई गई है कि अर्थ के अंदर ज़मीन में खड्डा खोद के घुसते हैं। ठीक है, अच्छी मूवी है। अच्छा, देखो ज़रा, फाइंड वेरिएशन इन जी एट अ डेप्थ ऑफ 32 किलोमीटर। ठीक है, तो ज़मीन के अंदर 32 किलोमीटर घुस के जाना है, जी डबल डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाय आर ई, जी को जी रखो, 1 माइनस डी की वैल्यू कितनी कह रहे हो 32 अपॉन 6400। ठीक है, काटोगे
सो 200 आ गया नीचे, तो g इंटू, ठीक है, 200 माइनस 1, ठीक है, अपॉन 200, कितनी आ गई वैल्यू? वैल्यू आ गई 199g अपॉन 199g अपॉन 200, ठीक है। अच्छा, अब g डबल डैश की वैल्यू को मुझे देखना है इन टर्म्स ऑफ g। सो g डबल, परसेंटेज वेरिएशन निकाल रहा हूँ, g डबल डैश माइनस g अपॉन g इंटू 100, दैट इज परसेंटेज चेंज या वेरिएशन, जो भी तुम नाम से समझते हो। वेरिएशन थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, ऊंचा सा नाम है, चेंज थोड़ा छोटी वाली अंग्रेजी लग रही है, जबकि दोनों एक ही बात है। 199g अपॉन 200 माइनस g अपॉन g, ठीक है। जी माइनस करना चाहो तो हटा दो अभी भी भले ही, मगर अब 199, ठीक है, माइनस 200, सो 199 माइनस 200 अपॉन 200, ठीक है, इंटू g बाय g, ठीक है, कितना आ गया? इंटू 100 भी करना है यार, सो 1 अपॉन 200, ठीक है, इंटू 100, कितना आ गया? 0.5%, ठीक है, यानी आधा % जो है, ठीक है, वो आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी। वैसे भी तुम्हें मैंने सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, ही सिखाया था ना मैंने तुमको। पहले तो यहाँ पर चेंज लिखो नेगेटिव में, ठीक है, यहाँ पर पहले तो नेगेटिव में चेंज लिख दो, क्यों? क्योंकि वैल्यू नेगेटिव ही आएगी यहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात मैंने तुम्हें सिखाया था कि सेम वैल्यू के लिए, मान लो जैसे 32 किलोमीटर ऊपर और 32 किलोमीटर नीचे, अगर ऊपर जाने पर 1% की कमी आ रही है तो नीचे जाने पर आधे % की कमी आएगी। जितना ऊपर वैल्यू घट रही है उसकी आधी वैल्यू नीचे घटती है, ठीक है। ऊपर ज़्यादा तेज रेट से घटती है, नीचे जाने पर थोड़ा कम रेट से घटती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो रेट है 2h/r और यहाँ रेट है d/r। ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में बसा लेना, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा दिमाग के अंदर रख लेना कि कितना चेंज पर कितनी वैल्यू आपकी कम हो जाती है, ठीक है। इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ी सी, अगर हाइट की वैल्यूज़ छोटी दे रखी हूँ, ठीक है, फॉर स्मॉल हाइट और डेप्थ, फॉर स्मॉल हाइट या फिर डेप्थ के लिए अगर मैं बात करूँ तो परसेंटेज वेरिएशन का डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ, इसको ध्यान रख लेना। परसेंटेज वेरिएशन जो है, ठीक है, वो कैसे याद रखोगे? तो हाइट के लिए वही -2h/r इंटू 100 कर देना, ठीक है। और परसेंटेज वेरिएशन विद डेप्थ की अगर बात करता है तो -d/r इंटू 100 कर देना, ठीक है। जो भी आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं उनके अकॉर्डिंग इन फार्मूलाज में पुट कर देना, आपको वेरिएशन इन g पता चल जाएगा, बट फॉर स्मॉल वैल्यूज़, ठीक है। बट याद रखना फॉर स्मॉल वैल्यूज़, बड़ी वाली के लिए तो कैलकुलेशन करोगे ही, स्मॉल वैल्यूज़ के लिए याद रखना -2h/r इंटू 100% और -d/r इंटू 100%। ये दो वैल्यूज़ बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट वेरिएशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वेरिएशन बताने जा रहा हूँ, वेरिएशन इन g विद रोटेशन ऑफ अर्थ। क्योंकि आपको पता है कि अर्थ जो है वो हर टाइम पर रोटेट कर रही है, ठीक है। तो जब अर्थ के रोटेशन की, मैं भी अर्थ का एक्सिस सीधा मान ले रहा हूँ ना, और उसको रोटेट करा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है, ठीक है। अच्छा, उस रोटेशन की वजह से, ठीक है, ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी है जिससे अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, तो मुझे देखना है कि जो g की वैल्यू है, ठीक है, वो इस रोटेशन के साथ में भी चेंज होती है। उसकी वजह देख, एक बात बता कि एक कोई पॉइंट है जो कि यहाँ पर घूम रहा है, और एक कोई पॉइंट है जो कि यहाँ पर घूम रहा है, और एक कोई पॉइंट है जो कि इस जगह पर घूम रहा है। क्या तीनों के लिए जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो सेम होगी? ठीक है, ओमेगा बिल्कुल सेम होता है तीनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब ये बात हो गई, अब एक बात सुन कि यहाँ पर जो पार्टिकल घूम रहा है उसके लिए रेडियस की वैल्यू कितनी होगी? उसके लिए रेडियस की वैल्यू 0। यहाँ जो घूम रहा है, क्योंकि एक्सिस से ही तो डिस्टेंस लेते हैं, एक्सिस से ही तो डिस्टेंस लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो एक्सिस की वजह से वैल्यू है वो है कैपिटल आर पर, यहाँ पर जो एक्सिस से वैल्यू है वो है स्मॉल आर पर। तो यहाँ वाले किसी ऑब्जेक्ट पर इस रोटेशन का इफेक्ट मैं देखता हूँ कि कितना आएगा और जी की वैल्यू में कितना चेंजेस आएंगे। जरा गौर से देखेंगे बेटा, ऐसे कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ से, ठीक है, आपका जो अर्थ है, ठीक है, वो जिस पॉइंट सेंटर से अगर मैंने एंगल देखा, ये एंगल लैम्डा है,
और इस पॉइंट पर मैं जी की वैल्यू निकालना चाहता हूं। अच्छा, इस पॉइंट पर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर, तो यहां पर आपका कितना फोर्स लग रहा होगा, कौन सा वाला, सेंट्रीफ्यूगल, एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इस एम आर ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं दो हिस्सों में तोड़ता हूं, ठीक है, ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा हुआ, इधर वैल्यू कितनी हो गई, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, ठीक है। अच्छा, एम आर स्क्वायर, ठीक है, कॉस लैम्डा, इधर वैल्यू हो गई। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को धरती अपनी तरफ खींच रही होगी, कितने फोर्स से धरती खींचेगी इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड सेंटर, तो सेंटर की तरफ ये ऑब्जेक्ट जो खींच रहा होगा वो खींच रहा होगा जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर से, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस पॉइंट पर इफेक्टिव नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी इसका इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा, तो यहां पर नॉर्मल जो है उसकी वैल्यू को मैं n कंसिडर कर लेता हूं। सो n प्लस एम आर स्क्वायर कॉस लैम्डा, एम आर स्क्वायर कॉस लैम्डा इज इक्वल टू किसके इक्वल हुआ बेटा, ये हुआ जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल। बता कोई दिक्कत, n प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे तो n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, इस जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर को क्या मैं स्मॉल एम जी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख लिया, ठीक है, माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, ठीक है। अबे ये जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर तो जी हो गया और m से मल्टीप्लाई किया तो एम जी तो हो गई वैल्यू, ठीक है। सो n की वैल्यू कितनी हो गई, एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। इस जगह पर मैंने इफेक्टिव वेट जो है उसको ले लिया एम जी डैश के बराबर, इफेक्टिव वेट जो है वो ले लिया मैंने एम जी डैश के बराबर, तो वैल्यू कितनी हो गई, एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, बहुत अच्छे। अच्छा, अगर मैं m को उड़ा देता हूं तो किसको दिख रहा है ये बात कि g डैश की जो वैल्यू है इस पॉइंट पर वो आ रही है g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। कितने लोगों को ये दिख गया कि g की वैल्यू जो है वो वेरी कर गई ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, इस ओमेगा की वजह से, ठीक है। यहां पर रेडियस भी अलग है, छोटा वाला r भी यहां अलग है, ठीक है, और ओमेगा की वजह से घूम भी रहा है, दैट्स वाई इस रोटेशन की वजह से एक फैक्टर r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा ये फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ जिसने इस g की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, इस फैक्टर ने g की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। जब ये g की वैल्यू आपकी कम हो गई, ठीक है, तो जैसे जैसे ये वैल्यूज आपकी बढ़ती घटती जाएंगी वैसे वैसे g की वैल्यू आपकी चेंज होगी। तो यही तो बता रहा था कि इस रोटेशन की वजह से, इस ओमेगा की वजह से g की वैल्यू में चेंजेस आते हैं, इस ओमेगा की वजह से g की वैल्यू में चेंजेस आते हैं, ठीक है, और वही चेंजेस आज अपन यहां पर देख रहे हैं। अब देख जरा एक बात और, यह आपका अर्थ था, यहां तक की रेडियस मैंने स्मॉल r मानी थी और ये रेडियस मेरे पास कितनी थी, ये रेडियस थी मेरे पास में कैपिटल R जो रेडियस ऑफ अर्थ है। अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखना चाहता हूं तो कितना रिलेशन आएगा, तो आपको साफ दिख रहा होगा इस ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल देखो जरा, इस ट्राइंगल के अंदर अगर बात करता हूं तो कॉस लैम्डा कितना हो गया, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। अगर मैं यहां से देखता हूं तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो गई, कैपिटल R कॉस लैम्डा के बराबर, दिखी आपको। अच्छा, अब g की वैल्यू जो इस पॉइंट पर निकली थी वो निकली थी g डैश इक्वल्स टू g माइनस, ठीक है, r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। अब मैंने स्मॉल r की जगह पर ये वैल्यू पुट करी तो क्या मिलेगा, g माइनस, ठीक है, r कॉस लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, ठीक है, g माइनस r, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये वैल्यू आ गई आपकी g डैश की इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, और ये वैल्यू आ गई अगर उस जगह की लोकल रेडियस आपको पता है जिस पॉइंट पर आप बात कर रहे हो, तो फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आपको रेडियस स्मॉल r पता है, मतलब लोकल रेडियस इस पॉइंट पर कितनी दूरी है एक्सिस ऑफ अर्थ से, तब तो आप स्मॉल r यूज करेंगे, वरना आप यूज करेंगे कैपिटल R, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा फॉर एनी डिस्टेंस व्हेन कैपिटल R इज गिवन, ठीक है। सो g की वैल्यू जो है वो इतने फैक्टर से आपकी वेरी कर जाती है, g की वैल्यू जो है वो रोटेशन की वजह से इस फैक्टर से वेरी कर जाती है। अब जरा एक बात और सुन यार, ऐसे पूछ रहा है तुझसे कि जो g की वैल्यू है एट पोल, ठीक है, मुझे बताना है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ही समझाना है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, g की वैल्यू बतानी है एट पोल,
ठीक है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन जी एट पोल। तो पोल पर मुझे इफेक्टिव रोटेशन बताना है, क्या आएगा? तो जी की वैल्यू देख जरा आसानी से यार, जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस, ठीक है, जी की वैल्यू हो गई जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस कितना, जी डैश 1 माइनस जो वैल्यू आपने निकाली है अभी यहाँ पर देख ले, अगर तो इसमें से जी, अच्छा जी नहीं, आर ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। गौर से देख, पोल के लिए बात कर रहा हूँ, पोल के लिए इसकी बात करेगा तो कितना फार्मूला बन रहा है तेरा, लैम्डा की वैल्यू 90 आ रही है, यही तो होते हैं पोल। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू तेरी कितनी आ रही है, 90 आ रही है, तो जी डैश कितना हो गया, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90 मतलब 0, तो जी की वैल्यू पोल पर कितनी आई, जी के बराबर, मतलब देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन एट पोल। ठीक है, नोट, देयर इज नो इफेक्ट, ठीक है, ऑफ रोटेशन, नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन पोल, रोटेशन का इफेक्ट नहीं होगा ऑन जी एट पोल, पोल पर जी का, जी की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है रोटेशन का। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात अगर मैं करूं आपकी एट इक्वेटर, इक्वेटर पर जी की वैल्यू जो है उसमें कितना इफेक्ट आएगा रोटेशन का, तो देख जरा, जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करता हूं तुझसे पोल की, तो पोल ये रहा, अगर मैं तुझसे बात करता हूं इक्वेटर की, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, पोल पर तो 90 हो गई, पोल पर लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 90, और इक्वेटर पर कितना होगा, तो इक्वेटर पर लैम्डा की वैल्यू होगी 0, तो g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 1 होता है भैया, सो g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ g की वैल्यू पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ रोटेशन, मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ रोटेशन विल बी एट इक्वेटर। ठीक है, मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन जी विल बी एट इक्वेटर। कितनी वैल्यू कम हो रही है, आर ओमेगा स्क्वायर से ये वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, तो जी का इफेक्ट जो है वो इक्वेटर पर मैक्सिमम है, और पोल पर जो है रोटेशन का इफेक्ट सबसे निग्लिजिबल है। बता, इतनी बात समझ पाया? अच्छा, ये बात समझ में आई तो थोड़ा और सुन ले अब इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ so that a particle on equator will fly off। ठीक है, धरती कितने टाइम पीरियड से घूमे जिससे कि इक्वेटर पर अगर कोई पार्टिकल है तो वो उड़ जाए। ठीक है, स्पेस में उड़ जाए, कितने, ठीक है, टाइम पीरियड में अर्थ को एक चक्कर घुमा मारना है। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। देख जरा यार, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ रोटेशन जो है किस पर पूछा है, इक्वेटर पर, तो इफेक्ट जी की वैल्यू जो है, ठीक है, इक्वेटर पर कितनी होती है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है कि यहाँ से उड़ जाए, यहाँ से उड़ जाए मतलब इसका इफेक्टिव वेट क्या हो जाए, इफेक्टिव वेट इसका 0 हो जाए। जब इफेक्टिव वेट 0 हो जाएगा मतलब जी डैश क्या हो जाए आपका, 0। जब जी डैश 0 हो जाए इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है 0 इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, यानी जी की वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, यानी ओमेगा की वैल्यू जी बाय आर के रूट के इक्वल होनी चाहिए। जी की वैल्यू जो है वो ओमेगा की वैल्यू जो है वो जी बाय आर के रूट के इक्वल होनी चाहिए। इस केस में अगर मैं टाइम पीरियड निकालता हूँ, सो 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, रूट आर बाय जी के बराबर। ठीक, अच्छा इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दे, फिर देखते हैं कि कितना आता है वैल्यू। सो आर की वैल्यू अगर तुम रखोगे 6400 किलोमीटर, ठीक है, और जी की वैल्यू जो है वो आप रखोगे, तो यहाँ रखोगे 6.4 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन जी की वैल्यू रखोगे आप 9.8। जब आप इन वैल्यूज़ को रखोगे तो देखना आपका टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी 84.6 मिनट। स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखिएगा।
जो टाइम पीरियड है इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 84.6 मिनट। ठीक है, 84.6 मिनट के अप्रॉक्स टाइम पीरियड आ जाएगा जब आप इस पॉइंट पर बात करोगे तो। ठीक है ना, तो इस वैल्यू से अगर धरती घूमने लग जाए तो इक्वेटर पर रखी हुई सारी चीज़ें उड़ जाएंगी। ठीक है, इस अगर वैल्यू से अगर धरती घूमने लग जाए तो इक्वेटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके उड़ जाएंगे, ये आपसे बोल रहा है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख, इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन है जो कि आसान है। देख जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेज कि एट व्हाट टाइम पीरियड, ठीक है, शुड अर्थ हैव, व्हाट टाइम पीरियड शुड अर्थ हैव सो दैट अ पार्टिकल at 45 degree from equator will fly off। ठीक है, ऐसा टाइम पीरियड बताओ जिससे कि यहाँ रखा हुआ ऑब्जेक्ट जो है 45 डिग्री पर वो उड़ जाए। ठीक है, विल फ्लाई ऑफ, तब की बात पूछ रहा है तुझसे। ठीक, देख जरा सबसे पहले क्वेश्चन समझ। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये तेरी धरती है। ठीक है, यहाँ पर तेरा कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि इक्वेटर से 45 डिग्री पर रखा है। ठीक है, धरती किस ओमेगा से घूमे जो कि उड़ जाए, ये आपसे पूछ रहा है। उड़ने के लिए कंडीशन मैंने अभी हाल बताई, क्या बोला था मैं तुझसे कि जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, अच्छा अब जब तुम्हें इसे उड़ाना है तो ये जी डैश कितना करना पड़ेगा, 0। ठीक है, फ्लाई ऑफ के लिए यही करेंगे, इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 45 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, g इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, cos 45 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। सो आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू g। कोई दिक्कत ना। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालता हूँ दैट कम्स आउट टू बी 2g अपॉन आर के बराबर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा नीचे रखेंगे तो r अपॉन 2g हो जाएगा। अच्छा, 2 पाई रूट r बाय g अलग रखा और 1/√2 अलग निकाल लिया। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है 84.6 मिनट और इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2 की, याद कराइए यार, ऐसे मत बोलना कि नहीं याद, 0.707। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, आंसर मिल जाएगा। इतना टाइम पीरियड से तेरी धरती अगर घूम जाएगी तो तेरी ऑब्जेक्ट जो है वो नाचना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा और देख यार, 3 तरह के इफेक्ट बता दिए मैंने। पहले बताया हाइट की वजह से जी की वैल्यू चेंज होती है, दूसरा मैंने बताया तुझे डेप्थ से भी जी की वैल्यू चेंज होती है, तीसरा मैंने बताया ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ भी जी की वैल्यू चेंज होती है। अब चौथा, नेक्स्ट टर्म इज बेसिकली ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। धरती माता का जो शेप है, ठीक है, वो कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है। ठीक है, अब जब स्फेरिकल शेप नहीं है दैट मीन्स कि जो रेडियसेस हैं उनमें थोड़ा सा अंतर है। कैसे, जो पोल पर रेडियस है मेरे बच्चा, वो पोल पर जो रेडियस है वो कम है, रेडियस एट पोल कम है, और रेडियस एट इक्वेटर जो है, ठीक है, वो ज़्यादा है। पोल पर जो रेडियस है और जो इक्वेटर पर रेडियस है उनमें अंतर है। रेडियस एट इक्वेटर ज़्यादा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पोल। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, रेडियस एट इक्वेटर माइनस रेडियस एट पोल, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 21 to 35 किलोमीटर। 21 से 35 किलोमीटर का डिफरेंस है इन दोनों जगहों के रेडियस में। अब तुम खुद सोचो कि जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है उसका फार्मूला क्या होता है, GME अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब मैं दोनों वैल्यूज़ को आपको दिखा रहा हूँ। एक बात यहाँ से क्लियर हो गई कि जी की वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी जी की वैल्यू पोल पर अगर मैं देखता हूँ और जी की वैल्यू इक्वेटर पर अगर मैं देखता हूँ देन इट विल बी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर, आर इक्वेटर स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इक्वेटर पर जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और आर पी की वैल्यू जो है वो कम है, आर इक्वेटर अपॉन आर पी। ठीक है, अच्छा सो जी एट पोल अपॉन जी एट इक्वेटर। ये वैल्यू 1 से बड़ी है, जब ये वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, सो जी एट पोल,
ठीक है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, मान ले 1.1 है, मान ले 1.1 है, एग्जाम्पल के फॉर्म में ले रहा हूं, ठीक है, इनटू जी इक्वेटर, मतलब जी एट पोल बड़ा होगा विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, ठीक है। सो जी एट पोल जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। क्यों? वैसे भी पता है जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना, तो जी की वैल्यू पोल पर बड़ी होगी जी एट इक्वेटर से। क्यों? क्योंकि रेडियस एट पोल छोटी है रेडियस ऑफ इक्वेटर से, ठीक है। तो जी की वैल्यू जो है वो पोल पर ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, ठीक है। और ये वैल्यू का जो वेरिएशन है वो 0.01 से लेके 0.03 तक का वेरिएशन अवेलेबल है। 0.01 से लेके 0.03 तक का वेरिएशन इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। यानी जी की वैल्यू में, ठीक है, डिस्टेंस के साथ में वेरिएशन आपका होता रहता है इस तरह से, ठीक है। तो आगे बढ़ सकते हैं साहब। अब देखो ज़रा, जब जी से रिलेटेड, वेरिएशन से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, सही है? आ जाओ तो एक बार। कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ यार, एक बार देख लीजिए प्लीज़। ऐसे कह रहा है आपसे कि इफ़ द मास ऑफ द सन वर 10 टाइम्स, ठीक है, मास जो है सन का वो 10 टाइम्स छोटा कर दिया जाए, एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वर 10 टाइम्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड। देखो यार, सन के मास से, ठीक है, ये जो सन का मास है इसके चेंज होने से, ठीक है, धरती पर कोई असर नहीं पड़ने वाला ना, धरती के ही हैं ये सारे प्रोडक्ट, तो इन सारों पर सन का जो मास है उसको चेंज कर देंगे तो धरती पर क्या असर पड़ रहा है अभी तो, ठीक है, तो उसका तो कोई खास नहीं है। बट मेन है ये वाला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को अगर 10 गुना कर दो, अगर जी डैश की वैल्यू को 10g कर दोगे, ठीक है, अगर जी डैश की वैल्यू को 10g कर दोगे तो उस केस में क्या होगा बेटा कि स्मॉल g की जो वैल्यू है दैट बिकम्स GME अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है। तो ये जी डैश जब आप 10 टाइम्स कर दोगे तो ये g की वैल्यू जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी, g की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी 10GME अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी जब 10 टाइम्स हो रही है तो g की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी आपकी। अब जब g की वैल्यू आपको साफ दिख गया कि इंक्रीज हो जाएगी, तो ये इफेक्ट इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये इफेक्ट होगा, ये इफेक्ट भी होगा, ठीक है, ये इफेक्ट भी होगा, बट इसने लिखा g की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यही गलत है। साफ साफ दिख रहा है कि g की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, 10 टाइम्स हो जाएगी GME अपॉन RE स्क्वायर के, ठीक है। तो यही आंसर होगा आपका, दिस मस्ट बी द आंसर, क्योंकि उसने नॉट करेक्ट पूछा है स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो ये जानना चाहता है, ठीक है। सो g की वैल्यू जो है छोटे वाले g की इट विल चेंज, छोटा वाला g जो है वो इस केस में चेंज हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज कैपिटल G जो है वो चेंज हो रहा है, और जब कैपिटल G, अब यूं मत दिमाग लगाने बैठ जाना कैपिटल G तो चेंज ही नहीं होता, भाई उसने क्वेश्चन में लिख के दिया है, तो वही परमपिता परमात्मा है जिसने क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, अपनी तरफ से नहीं दिमाग लगाने का। आगे बढ़, नेक्स्ट कह रहा है तुझसे अ स्फेरिकल प्लैनेट हैज मास mp, एक प्लैनेट है उसका मास जो है वो दे रखा है तेरे को mp के बराबर, डायमीटर उसका जो दे रखा है वो दे रखा है dp के बराबर। तो रेडियस ले लो यार, डायमीटर से तो मुझे कोई नाटक नहीं है, मैं रेडियस की बात करता हूँ। रेडियस कितना हो गया उसका? dp/2 के बराबर। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, छोटा g बताना है इस सरफेस के लिए ना, छोटा g बताना है इस सरफेस के लिए। तो देखो जरा यार, छोटा वाला g का फार्मूला होता है g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, ठीक है। g को g रखो, मास ऑफ प्लैनेट कितना दे रखा है mp अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट दे रखा है dp/2 का स्क्वायर, कर दे यार, वैल्यू आ गई 4gmp अपॉन dp स्क्वायर, 4gmp अपॉन dp स्क्वायर। दिस मस्ट बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। स्मॉल m का तो टर्म ही नहीं आ सकता भैया, ये तो क्वेश्चन वैसे ही गलत हो गए, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्मॉल m का टर्म आ गया तो ये तो फोर्स बन गया ना, जब ये फोर्स बन गया तो हमसे पूछा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। जब उसने एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछा हुआ है तो ये तो कतई नहीं हो सकते, इनको तो वैसे ही दूर से भगा देना, ठीक है। बाकी दो ऑप्शंस बचे उनमें से देख लो, dp दे रखा, अगर रेडियस दे रखी होती ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, बट उसने डायमीटर के सेंस में पूछा, दैट्स वाई ये वैल्यू आ गई। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट कह रहा है इमेजिन अ न्यू प्लैनेट। इस तरह के क्वेश्चन ना काफ़ी रहते हैं कि है ना, नया प्लैनेट इमेजिन करो, उस पर वैल्यू निकालो कि कहाँ कितनी होगी, कैसी होगी, ये सब के बारे में जब बात करता है ना तो थोड़ा ध्यान से देख लेना
ठीक है। अच्छा, इमेजिन अ न्यू प्लैनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ अर्थ, मतलब डेंसिटी को कांस्टेंट करना है मुझे, ठीक है, बट इट इज 3 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन साइज, मतलब इसकी रेडियस जो है, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस इज जी एंड दैट ऑन द न्यू प्लैनेट, नए प्लैनेट पर जी की वैल्यू बतानी है, बहुत आसान। स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो हो गया जी एम पी, जी डैश मतलब जी एम पी अपॉन आर पी स्क्वायर। अब मास जो है उसको मुझे किस सेंस में लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा उसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। सो जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है इसका 4/3 पाई आर पी क्यूब अपॉन आर पी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हो गई आपकी किसकी, ये वैल्यू हो गई आपकी जी डैश की, ठीक है। अच्छा, उसने पूछा है जी डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जी, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, आर पी स्क्वायर से मैंने आर पी के एक क्यूब काट दिया, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास में बचा है जी डैश इक्वल्स टू जी रो 4/3 पाई, ठीक है, इंटू आर पी, मतलब जी डैश जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर पी के, ठीक है। तो जी जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू को मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस करना है, तो जी इसकी जगह पर ही ले आता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी का लगा रहा हूँ फिर, ठीक है। सो जी रो 4π/3, ये सब तो कांस्टेंट है, आरपी की जगह पर क्या हो जाएगा, ठीक है, आरपी की जगह पर 3 टाइम्स आर ई की वैल्यू बन जाएगी, खत्म बात। मतलब जी डैश is directly proportional to RP and G is directly proportional to RE when we take this in terms of radius only. So G is directly proportional to RE और G dash is RP। इन दोनों का रेशियो देख लेते हैं, G dash अपॉन G is equal to 3RE अपॉन RE, काट दे यार, वैल्यू आ गई 3 टाइम्स, तो G dash is equal to 3G, G dash is equal to 3G, that must be the answer for this easy question, ठीक। अच्छा, और देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द डेंसिटी ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ अर्थ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ दिस प्लैनेट इज इक्वल टू दैट ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू प्लैनेट पर और स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ पर दोनों बराबर हैं। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, अर्थ की रेडियस आर है, तो नए प्लैनेट की रेडियस कितनी होगी, सो रेडियस ऑफ प्लैनेट बतानी है कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ आर। सबसे पहले जी का वैल्यू निकालो, ठीक है, जी की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। सो पहले प्लैनेट पर निकाल, अर्थ पर निकाल लेते हैं, तो जी इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ को मैं लिख ले रहा हूँ डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, काट दे, जी 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और रो आर के प्रोपोर्शनल हो गई जी की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, सो जी ऑफ प्लैनेट और जी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, प्लैनेट के लिए डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन जी के लिए डेंसिटी ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा, अब जीपी और जीई आपस में बराबर हैं, तो इनके रेशियो को 1 लिख दे, रो आरपी और रो ई, इनका रेशियो तुझे दे रखा है रो पी और रो ई का 2, ठीक है, इंटू आर पी अपॉन आर ई। यहां से आप देखोगे तो आर ई इज इक्वल टू 2RP हो गया, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आरपी की वैल्यू, सो आरपी इज इक्वल टू, आरपी अगर निकालोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर ई अपॉन 2 के बराबर, आरपी की वैल्यू हो गई R अपॉन 2 के बराबर, ठीक है। रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट इज बेसिकली द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और देख जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तुझसे, ठीक है। ऐसे बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट ए इज 9 टाइम्स दैट ऑन द बी, जी की वैल्यू ए पर 9 टाइम्स है जी की वैल्यू बी के, ठीक है, जी की वैल्यू ए पर 9 टाइम्स है जी की वैल्यू बी के। A man jumps to a height of 2 meters on the surface of A. What is the height of jump by the same person on the planet B? ठीक है। अच्छा, अब जरा एक बात बताओ कि जो हाइट है वो कैसे निकल सकती है, हमें मतलब हाइट की जो वैल्यू है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। एक आदमी जब जंप करेगा, ठीक है, नीचे से अगर वो किसी यू से उछला, ठीक है, तो वो हाइट कितनी कवर करता है, तो h की वैल्यू जो होती है, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू हाफ
ठीक है, जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, एक तो ये तरीका हो सकता है, एक ये हो सकता है कि जो मतलब हाइट उसने कवर करी है, ठीक है, वो आप निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, एक वहां से भी निकाल सकते हैं। अब इन दोनों से बात कर लेते हैं। तो अगर एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी जीरो कंसीडर कर रहे हैं तो v इज इक्वल टू हो गया √2gh वाला खेल, ठीक है। तो सेम हाइट तक पहुंचाना है तो √2gh जो है तो दोनों के लिए बराबर कर दो। सो क्या बोल रहा है आपसे बोल रहा है कि √2gh इज इक्वल टू √2gh डैश। क्यों? क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से उछले होंगे, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम। अच्छा, 2 से 2, ठीक है, g और h का खेल खेलना है। ये GA हो गया, ये GB हो गया, ये HA हो गया, ये HB हो गया, ठीक है। यानी GA HA इज इक्वल टू GB HB, ठीक है, यही खेलना है आपको। अच्छा, अब आपने एक बात बोल दी कि GA की वैल्यू 9 टाइम्स GB है, सो 9GB, ठीक है, इंटू HA इज इक्वल टू GB इंटू HB। GB से GB खत्म, HA इंटू 9 इज इक्वल टू HB, ठीक है। HB की जो वैल्यू होगी वो 9 टाइम्स होगी A के, ठीक है। सो 9 इंटू HA की वैल्यू 2 दे रखी है, सो HB की वैल्यू कितनी हो गई? 18 मीटर। ये 18 मीटर उछलेगा धरती पर। अगर एक उछलता है आपका 2 मीटर तो दूसरा वाला उछलेगा आपका 18 मीटर के अप्रॉक्स। बोलो क्लियर इतनी बात? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मास ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g, r एंड कैपिटल G। छोटे वाले g का फार्मूला बचपन से याद है मुझे, GME अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है। मुझे निकालना किसका है? मास का फार्मूला। सो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? GR स्क्वायर अपॉन कैपिटल G, GR स्क्वायर अपॉन कैपिटल। अबे यार ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, मजाक होता है यार, ठीक है ना, दिल खराब हो जाता है ऐसा। फिर हम उम्मीद कर लेते हैं कि ऐसे आसान वाले आएंगे, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है ज़िंदगी में। बट ये तो 1995 में, तब तो मेरी पैदाइश ही हुई होगी थोड़ी बहुत आगे पीछे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, छोटा वाला g एंड मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ रो आर रिलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। अभी तो निकाला था, चलो कोई नहीं, दोबारा निकाल लेते हैं। ऐसे कह रहा है कि छोटे वाले g का फार्मूला निकालना है, GME अपॉन RE स्क्वायर। g मास को लिख रहा हूँ 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन रेडियस स्क्वायर। इसको काट दे, वैल्यू कितनी आ गई? G4/3 पाई r रो। कौन सा मिल गया? निकालना किसकी वैल्यू है? रो की वैल्यू निकालनी है। बहुत बढ़िया। सो रो इज इक्वल टू क्या बन गया इस फार्मूले से? 3 और g इधर ले जाओ, 3g तो इधर पहुंच गए हैं, और नीचे क्या क्या बचा है? 4 पाई जी आर, 4 पाई जी आर, 3g अपॉन 4 पाई जी आर, दिस मस्ट बी द आंसर, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है द रेडियस ऑफ अर्थ इज अबाउट 6400 किलोमीटर। अरे बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी। एंड दैट ऑफ द मास इज 3200 किलोमीटर। द मास ऑफ अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स मास ऑफ मार्स। एन ऑब्जेक्ट वेज 200 न्यूटन ऑन द अर्थ, इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ मास। वेरी गुड। देखो ज़्यादा कैलकुलेशन दिमाग मत मारियो ना, थोड़ा सा करके छोटे में से ही काम कर लेना, है ना। ऐसे कह रहा है कि g ऑन अर्थ इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब g ऑन मार्स इज इक्वल टू g मास ऑफ मार्स अपॉन रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर। g तो g ही रहेगा। मास ऑफ मार्स कितना है? मास ऑफ मार्स जो है वो अर्थ से 10 टाइम कम है, मतलब ME/10 लिख सकता हूं। दिख गया तुम्हें? क्योंकि अर्थ का मास 10 गुना है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 10 टाइम्स मास ऑफ मार्स। तो मास ऑफ मार्स कितना हो गया? अर्थ का 10 कम, ठीक है। अच्छा, अब रेडियस की बात करते हैं। साफ दिख रही है रेडियस का रेशियो? रेडियस ऑफ मार्स और रेडियस ऑफ अर्थ जो हैं, इनकी वैल्यू कितनी है? तो 3200 अपॉन 6400, काट ले, ये 1/2 दे रखा है। तो रेडियस ऑफ मार्स जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ का आधा है, ठीक है। सो रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो g ऑफ मार्स निकल जाएगी यहाँ से, GME अपॉन ये 4 ऊपर जाएगा, अपॉन 10 आएगा, RE स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा,
जी ऑन अर्थ की वैल्यू मैं लगभग 10 मान ले रहा हूँ, ठीक है, ये वैल्यू मैंने 10 मान ली, तो ये वैल्यू 10 हो गई। तो जी ऑन मार्स कितना हो गया, साफ दिख रहा है, 10 से 10 काटोगे तो 4/10 इंटू 10 करोगे, ये काटोगे तो 4 आ गई वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब वेट आदमी का जो है, वेट आदमी का जो है, ठीक है, वो कितना है, 200 है धरती पर, 200 न्यूटन ऑन अर्थ, ठीक है। तो एम जी हो गया आपका, एम जी कितना है 200, तो m की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 20 kg, ठीक है, क्योंकि g की वैल्यू 10 मानी थी। अब वेट ऑन मार्स कितना हो जाएगा, तो वेट ऑन मार्स जब बात करेंगे m तो सेम रहेगा यानी 20, और g की वैल्यू मार्स पर अलग है, तो 20 इंटू 4 कितना आ जाएगा 80, ठीक है। सो मार्स पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 80 न्यूटन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ। बताओ समझे कि नहीं समझे, वैसे आसान ही था, ठीक है, एम से मल्टीप्लाई कर लेते तो भी कर देते। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस डे, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं, अभी ग्रेविटेशनल थ्योरी थोड़ी सी रह गई है, उसके बाद प्लैनेटरी मोशन स्टार्ट करेंगे।